झारखंड के बागी इलाके में जग्गा अपने साथियों के साथ लूटपाट करता था। जग्गा का इतना खौफ था कि गांव वाले उसका नाम भी अगर सुन लेते तो घर के बाहर कदम नहीं रखते थे। वहीं एक छोटा सा गांव था बिलासपुर। वो अपने गाय और भैंसों के दूध की वजह से मशहूर था। उस गांव के लोग दूध के कारोबार की वजह से बहुत मशहूर और काबिल थे। इस बात से जग्गा बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उस गांव के मंदिर में जग्गा ने हीरे छुपा कर रखे थे। इन बिलासपुर गांव वालों का कुछ करना होगा। दूध की मलाई खाकर गांव वालों में बहुत घमंड आ गया है, और तो और उनके पास हमारे हीरे की ईंट भी है। हुजूर, आप हमेशा हीरे की ईंट के पीछे इतना परेशान क्यों रहते हैं? आखिर माजरा क्या है उस हीरे की ईंट का? कई साल पहले जब मैंने और मेरे साथियों ने सरकार की ट्रेन से हीरे के कीमती जेवर चुराए थे, तब हमने बिलासपुर गांव जाकर छुपे हुए थे। तब हमने सारे हीरे बिलासपुर के मंदिर, जो तब उस वक्त बन रही थी, पुलिस और दूसरे डाकुओं से बचने के लिए मैंने उन हीरो को ईंटों में रखकर छुपा दिया था। तो हम उस गांव में चलकर डाका क्यों नहीं डाल देते हुजूर? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने सांबा को कल रात को हीरो के ईंटों के बारे में पता लगाने के लिए भेजा था। वो यहाँ आता ही होगा। जग्गा और डाकू बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर सांबा आ गया। मैं उस गांव में चरवाहा बनकर गया था और मैंने हीरे ढूंढ भी लिए थे, लेकिन पुजारी के आने के डर से मैंने मंदिर के रसोई में हीरो की रोटियां बनवा कर रख दी। इतनी हेड़ भेड़ से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। हमें कैसे भी करके उन हीरो की रोटियों को तलाशना होगा। मालिक, मालिक, एक जरूरी खबर आपको सुनानी है। अरे फिर जल्दी कहता क्यों नहीं है? और तो इतना हाफ क्यों रहा है? उन बिलासपुर वासियों ने हीरे की रोटियों को मंदिर का चमत्कार समझकर मंदिर में रखवा दिया है। मैंने जैसे ही ये खबर सुनी, मैं दौड़ता हुआ आपके पास आ गया। बिलासपुर गांव जाना जाता है उनके जानवरों के वजह से। अगर हम उन जानवरों को हथिया ले तो हमें हीरे की रोटियां जरूर मिल जाएगी। जग्गा अपनी डाकुओं की टोली को लेकर बिलासपुर के पास वाली तालाब पर जाता है। ये तालाब देख रहे हो? यहाँ पर बिलासपुर के जानवर हमेशा पानी पीने आया करते हैं। तो हमें यहाँ सुबह तक रुकना है और उन्हें कैदी बनाना है ना हुजूर? कुछ भी मत बोलो और मेरी बातें अच्छे से सुनो। इस तालाब में बेहोशी की दवाई मिला दो। जब सुबह उनके जानवर इस तालाब से पानी पीने आएंगे तो वो सब बेहोश हो जाएंगे। जग्गा की बात सुनकर उसके साथियों ने ऐसा ही किया। सुबह जैसे ही बिलासपुर के जानवरों ने, यानी कि गाय, भैंस और बकरियों ने उस तालाब का पानी पिया, वो वहीं बेहोश होकर गिर गए। अरे ये क्या हो गया? ये क्या मुसीबत है? ऐसे कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ये मेरी आखिरी कमाई थी जो कि तबाह हो गई। सारे ग्वाले वहाँ रो ही रहे थे कि जग्गा के साथी दूसरे गांव के ग्वाले बनकर वहाँ पहुँच गए। अब क्या हुआ जनाब? तुम रो क्यों रहे हो? हमारे बिलासपुर गांव की गाय और भैंस दोनों ही गिर गए हैं। खुदा! तो चिंता किस बात की? हमारे गांव में बड़े जबरदस्त ओझा आए हैं, वो इन्हें जल्दी से सलामत कर देंगे। तो इतना सोच क्या रहे हैं? उन्हें जल्दी से बुलाइए। उन्हें देखकर ग्वालों को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। जग्गा तांत्रिक बनकर वहाँ आ गया। तुम सब इतने परेशान ना हो, जानवरों को कुछ नहीं होगा। अगर आप इन्हें ठीक कर सकते हैं तो भला होगा, वरना हमारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जग्गा उन ग्वालों के जानवरों की जांच करने का नाटक करने लगा। इन जानवरों को तालाब के जहर वाले पानी ने बेहोश किया है। अगर तुम सब चाहते हो कि ये सब ठीक हो जाए, तो तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। ऐसी कौन सी शर्त है जो हमें पूरी करनी है?
तुम सब ने इस तालाब के पानी को इतना मैला कर दिया है कि इसमें जहर फैल गया है। इसे पाक बनाना होगा। इसलिए तुम्हें चमत्कारी रोटियां जिसके चर्चे हर जगह है उसे इस पानी में डालना होगा और ये तालाब पाक हो जाएगा और तुम्हारे सारे जानवर फिर से ठीक हो जाएंगे। तुम सच में तांत्रिक हो या कोई और? अब जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। अब तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए। कभी कभी गांव वालों पर बुरा साया आ जाता है। ओझा जी का कहा मानना चाहिए। हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जग्गा को तांत्रिक के रूप में देखकर गांव वाले उसे पहचान नहीं पाए और विलासपुर गांव जाकर हीरे की रोटियां ले आए। तब तक तुम एक काम करो, उन जानवरों को कहीं छुपा दो। अगर वो होश में आ गए तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। मैं उनसे सारी हीरे की रोटियां लेकर रख दूंगा। हुजूर, हमने पहले ही सारे जानवरों को अलग जगह कर दिया है। बस अब आप इनका ध्यान भटकाइए। अगर हमें वो हीरे की रोटियां मिल गई तो हमें जिंदगी भर बस नाच देखना है और मजे करने हैं। उतने में ही वहाँ पर गांव वाले हीरे की रोटियां लेकर आ जाते हैं। तुम्हें अब पता चलेगा कि असली खेल क्या है। क्या सोच रहे हैं आप? जल्दी से हमारे जानवरों को ठीक कर दीजिए। हमारी उनके अलावा बरकत नहीं हो सकती। सारी चमत्कारी रोटियां इस नापाक तालाब में डाल दो। उसके बाद उस तालाब के पाक होने का इंतजार करो। तुम्हारी सारी मुसीबत ठीक हो जाएगी। गांव वाले जैसे ही सारी हीरे की रोटियां तालाब में डालने ही वाले थे कि तभी जग्गा उनसे कहता है, एक काम करिए, ये चमकती रोटियां आप मुझे दे दीजिए। जी, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये लीजिए। यही तो मैं चाहता था। जग्गा की बात सुनकर ग्वालों ने अपने हाथों से हीरे की चमकती हुई रोटियां उसे दे दी। अब मजा आएगा। इन हीरो से मैं माला माल हो जाऊंगा। सारे ग्वाले पानी में उतरे ही थे कि तभी उनके जानवरों की आवाज आने लगी। ये तो हमारे सारे जानवरों की आवाज है। लगता है वो ठीक हो गए। देखा, मैंने कहा था ना, तुम जैसे ही तालाब में सारी चमकती रोटियां डालोगे तुम्हारे जानवर ठीक हो जाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब ऐसा कैसे हो सकता है। चमत्कार, चमत्कार! हमें जीने का सहारा फिर से मिल गया। एक तरफ सारे ग्वाले खुश थे और दूसरी तरफ जैसे ही जग्गा ने उन हीरे की रोटियों को पानी में डाला, वो सब पत्थर की हो गईं। उनमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। ये कैसे हो गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आखिर क्या बात हो गई हुजूर? हीरे की रोटियां पत्थर की रोटियां हो गई है। जग्गा और उसके साथी गुस्से में अपने डाकू के रूप में आ गए। उन्हें डाकू के रूप में देखकर सारे ग्वाले डरकर एक कदम पीछे हो गए। अरे ये तो डाकू जग्गा है, हमसे हमारी चमत्कारी रोटी चुराने आया है। जग्गा की टोली मुश्किल में आ चुकी थी। तभी उन जानवरों में से एक गांव से गौ माता प्रकट हो गई। तुम सब ने इस तालाब के साथ साथ जानवरों को भी हानि पहुंचाई है और उसका परिणाम तुम्हें पत्थर के रूप में मिला है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अब से तुम और तुम्हारा गिरोह इस तालाब से 100 मीटर की दूरी भी पार नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपना सारा जीवन यहीं बिताना होगा। नहीं, ये धोखा है। जग्गा के साथ धोखा हुआ है। जग्गा और उसकी टोली ने खूब कोशिश की, लेकिन वो उस तालाब से दूर नहीं जा पाए। गौ माता के दुआ की वजह से सारे गांव वाले बेहद खुश हो गए और वहाँ के जानवर फिर से अच्छे से चारा खाने लगे। ये देखो, ये पत्थर की रोटियां अब फिर से हीरे की हो गई है। इन्हें हमें मंदिर में जाकर सही सलामत रखना होगा। ये भी कोई कहने की बात है। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। सारे गांव वाले हंसी खुशी विलासपुर में दूध का कारोबार करने लगे और सभी लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।
और जोरों शोरों से दूध का कारोबार फिर से शुरू हो गया। प्रतापगढ़ गांव में वैद्यनाथ किसान रहा करता था। वैसे तो वैद्यनाथ समझदार और गुणी था, लेकिन अपने भाइयों के निकम्मे होने की वजह से हमेशा परेशान रहता। वैद्यनाथ के खेत कम होने की वजह से वो गांव के जमींदार ठाकुर की खेत लेकर उन्हें भी जोता करता था। ठाकुर को अच्छे से पता था कि वैद्यनाथ काम का आदमी है। उसकी अच्छाई और अक्लमंदी की वजह से ठाकुर को फसल में बेहद मुनाफा होता था। अरे वैद्यनाथ, आज शाम को जल्दी चले जाना और खाना और मिठाइयाँ हमारे घर से ले जाना, ठीक है? हाँ हाँ, मैं खाना और मिठाइयाँ दोनों लेके जाऊँगा। लेकिन ये किस अवसर की खुशी में? हाँ, अरे पूरे गांव को खबर है, तुम्हें पता नहीं? मुझे श्यामलाल ने अपने खेत दे दिए क्योंकि कर्ज नहीं चुका पाया था ना। अरे वाह मालिक वाह, आपने उसकी भी जमीन ले ली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैद्यनाथ ठाकुर के घर से मिठाई और खाना लेकर अपने घर जाता है और सारी बातें अपनी बेगम को बताता है। अरे जाने मन, कहाँ हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खूब सारा खाना और ढेर सारी मिठाइयाँ लाया हूँ। जी, ये किस खुशी में? और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? अरे ये मिठाई और खाना तो मालिक ने दिया। वो श्यामलाल ने उनकी जमीन उनके नाम कर दी है ना, इसीलिए। श्यामलाल ने उनके नाम कर दी या उन्होंने हड़प ली? अरे तुमने सही कहा रूपा, सब कुछ तो ठाकुर का है। गली मोहल्ला ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, हल ठाकुर का, फसल ठाकुर की। अरे फिर हमारा क्या है, गांव या देश? आप निराश मत होइए, खाना निकाल दिया है, आप खा लीजिए। अरे वो कहते हैं ना, हमें तो सूखी रोटी भी बहुत है। अब दूसरों को खीर नहीं मिल रही तो हम क्या करें? वैद्यनाथ सुबह में फिर से ठाकुर के यहाँ हल चलाने चला जाता है। मालिक आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैं खेत कैसे जोतूंगा? अरे सारे हल पड़ोस की शादी में चले गए हैं। शादी में हल का होना अच्छा माना जाता है। तुम एक काम करो, आज जाकर अपने खेतों से हल ले आओ और उससे हमारे खेत जोत दो। हाँ हाँ ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करूँगा। वैद्यनाथ घर जाकर अपनी पुश्तैनी हल निकालता है और उसे लेकर ठाकुर के खेत में जाता है। वैद्यनाथ के पुश्तैनी हल के मुठ में एक हीरा था, जिसके बारे में वैद्यनाथ को कुछ भी पता नहीं था। एक छोटा सा हीरा जिसकी कीमत 1 लाख थी। अरे आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत जोरों की भूख लग रही है भाई। शाम हो गई थी। वैद्यनाथ जा ही रहा था कि वहाँ पर ठाकुर आ गया और कहने लगा, अरे वैद्यनाथ, तुम अभी तक यहीं हो? घर कब जाओगे भाई? आज इतना वक्त कैसे हो गया? मालिक आज वो हल लाने में देरी हो गई थी ना, इसीलिए। ये देखिए, ये है हमारा पुश्तैनी हल। मेरे अब्बू मरते वक्त यही मुझे हल देके गए थे। ठाकुर हल की मुठ पर चमकता हुआ हीरा देखकर चौंक जाता है। अरे ये हल तो बहुत कीमती लगता है, लेकिन ये हल इस बेवकूफ़ के पास क्या कर रहा है? हल तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी है। हाँ एक काम करना, इसे यहीं छोड़ कर जाना। वो क्या है कि दूसरे खेतों को भी जोतना है, तो हमारे पास हल नहीं है। कल आकर फिर से ले जाना। अरे मालिक, ये भी कोई मांगने की बात है? मैं ऐसा ही करूँगा जाते वक्त। इस हल को यहीं छोड़ कर जाऊँगा। उस हीरे के हल को देखकर ठाकुर के मन में लालच आ जाता है और वो उस हीरे को लेकर जौहरी के पास जाता है। आइए ठाकुर साहब आइए। अरे अब कौन से हार और कंगन बनवाने हैं? कोई छोटा काम नहीं करना, मैं तो ये हीरा बेचने आया हूँ। इस हीरे का बताइए कितना मिलेगा? ये हीरा तो 20 लाख का है। ये आपको कहाँ से मिला? ये तो बहुत ही मशहूर हीरा है, पन्ना का। रे तुम अपना काम से काम रखो और इसके पैसे लाओ। ठाकुर जौहरी से पैसे लेकर अपने घर शान से चला जाता है। इस बात की खबर वैद्यनाथ को बिल्कुल भी नहीं रहती। अरे वैद्यनाथ,
घर पर हो या नहीं? मालिक, आप यहाँ किसी आदमी को भेज दिया होता या मैं खुद आपके पास आ जाता। क्या क्या बात हो गई मालिक? रे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ भाई। ये लो कुछ पैसे, अपना कर्जा चुका देना और इससे कुछ दिनों तक आराम की ज़िंदगी बिताना। और हाँ, मैंने तुम्हारा हल तुम्हारे घर के पास ही रखवा दिया है। ठाकुर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। वैद्यनाथ की नजर जब अपने हल पर पड़ती है तो वो अपनी बेगम पुष्पा को बुलाकर पूछता है, अरे जाने मन, ये देखो हमारे हल से मणि गायब है जो चमकते रहता था। जरूर कहीं खो गई होगी। और क्या, कल सवेरे जाना और ठाकुर साहब के खेत में देख लेना। वैद्यनाथ पूरी रात सो नहीं पाता। उसे बस हल के मणि की ही चिंता होती है। सोते वक्त उसके सपने में उसके पूर्वज आते हैं, यानी कि उसके दादाजी आते हैं और उससे कहते हैं, अरे तुम कितने बेवकूफ हो तुम। उस ठाकुर ने तुम्हारे साथ छल किया है। जिसे हल का मणि समझ रहे थे वो असली हीरा था, जिसकी कीमत आज के समय में बहुत ज्यादा थी। उस ठाकुर ने तुमसे ये लेकर तुम्हें ठग लिया है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरा तो दिमाग ही नहीं था उस वक्त। तुम फिक्र मत करो, वो तो बस एक छोटा सा टुकड़ा था। हमारे घर के पैखाने में पूरे जादुई हीरो का हल है। उसे जाकर ले लो और उससे अपने खेत को जोत दो। उससे क्या होगा? उसे तुम्हारे खेतों की फसलें बहुत अच्छी होंगी, बहुत ही चमत्कार होगी और खाने में बहुत ही लजीज होगी। ये कोई साधारण हल नहीं है। सपने में अपने दादाजी को देखकर वैद्यनाथ की नींद खुल जाती है और वो अपनी पत्नी पुष्पा से सारी बातें बता देता है। क्या कहा आपने? उस ठाकुर ने हमारे साथ ऐसा किया? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे बस तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ और कैसे कैसे करता हूँ। वैद्यनाथ ने बिल्कुल वैसा ही किया। जादुई हीरे का हल घर के खुफिया कमरे से निकाला। इस खेत में आप क्या बोने वाले हैं? इस खेत में आलू, जो हीरे के हल से बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट खाने में लगेंगे। जैसे ही वैद्यनाथ ने जादुई हीरे का हल चलाया, हीरे का हल ज्यादा चमकने लगा। ऐसा लगा जैसे सारे खेत में बिजली दौड़ गई हो। ये देखो, इस जादुई हीरे के हल की ताकत इस खेत में आ गई है। अगर आपके दादाजी कुछ दिन और पहले सपने में आ जाते तो क्या उनका कुछ बिगड़ जाता? हमारी जिंदगी बहुत बदल गई है अब। और वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके उसे जोतने लगा। उस जादुई हीरे के हल की वजह से वैद्यनाथ को बेहद मुनाफा हुआ और वो ठाकुर से भी ज्यादा अमीर हो गया। मालिक, अब गांव में हर कोई उस वैद्यनाथ की बात सुनते हैं। हर कोई उसके अनाज से ही घर चलाता है। पिछले कुछ दिनों से वैद्यनाथ की जिंदगी बहुत बदल गई है। अरे मुझे यही बात तो खाई जा रही है। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिससे उस वैद्यनाथ की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई? ठाकुर और उसका नौकर वैद्यनाथ के आलीशान घर में जाते हैं। अरे कहाँ हो वैद्यनाथ? अरे भाई, सुना है जिंदगी में तुमने बहुत तरक्की कर ली है। हाँ, तरक्की तो हुई है, क्योंकि मैंने किसी के साथ छल थोड़ी किया है। आपने मेरे हल के हीरे को भी छल से ले लिया, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही थी। ठाकुर को वैद्यनाथ की तीखी बोली से गुस्सा आ जाता है और वो अपने नौकर को वैद्यनाथ को कमरे में बंद करने का आदेश देता है। इसे जाकर कमरे में बंद कर दो और घर की तलाशी लो। ठाकुर के कहे अनुसार नौकर ने वैद्यनाथ को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया और घर की तलाशी लेने लगा। तब वहाँ उसे जादुई हीरे का हल दिखा। ये देखो, ये रही इसकी अमीर होने की चाबी। हाँ मालिक, देखो कितना चमक रहा है। जैसे ही ठाकुर और उसका नौकर उस जादुई हीरे के हल को अपने हाथ में पकड़ता है, उन्हें बेहद तेज बिजली का झटका लगता है। बचाओ, बचाओ, भागो 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 यहाँ से, भाग।
अरे अरे मालिक, अरे मालिक, अरे मालिक, मालिक बचाओ, मालिक, मालिक बचाओ। और उन्होंने तुरंत उस जादुई हीरे के हल को छोड़ दिया। नौकर ने दरवाजा खोलकर वैद्यनाथ को बाहर निकाला। अरे इस घर में रहना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, भागो यहाँ से। मालिक अब से आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगा मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। ठाकुर और नौकर को उसकी सीख मिल गई। वैद्यनाथ को भी इसका अंदाजा हो गया और वो अपने दादाजी की फोटो देखकर मुस्कुराने लगा और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। एक गांव में हीरालाल नाम का एक आलसी किसान अपनी बीवी सरला के साथ रहता था। वो दिन रात बड़े बड़े सपने देखता रहता था। उसकी बीवी दिन रात खेतों में मेहनत करती थी और हीरालाल दिन भर पेड़ की छांव में बैठकर अपने सपनों में खोया रहता था। उसके पास जायदाद के नाम पर थोड़ी सी जमीन, एक झोपड़ी और सिर्फ 2 बैल थे। शादी के काफी साल बाद भी वो औलाद के सुख से वंचित थे। उसकी बीवी अपने शौहर के आलस से बेहद परेशान रहती थी। आज भी उसकी बीवी जब खेत से वापस लौटी तो हीरालाल को आराम फरमाते हुए देखकर वो आग बबूला हो गई। सारा दिन बैलों की तरह खेतों में काम करती हूँ, फिर ऊपर से घर पर आकर सारा खाना भी बनाना पड़ता है और तुम सारा दिन चारपाई ही तोड़ते रहते हो। अरे क्यों फिक्र करती हो सरला, कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद हम दोनों पैसों में नहाएंगे। हीरालाल की बात सुनकर सरला अपना माथा पीट कर बोली, कुछ दिनों में क्या हो जाएगा जी? हे मालिक, मेरी तो किस्मत ही फूट गई कि मुझे तुम्हारे जैसा आलसी शौहर मिला। काम में हाथ तो बटाते नहीं हो, बस पड़े पड़े मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने देखते हो। तुम्हारे बेतुके सपने सुनते ही मेरी आधी जिंदगी खत्म हो गई। एक तो मालिक ने मुझे तुम्हारे जैसा आलसी शौहर दिया, ऊपर से औलाद के सुख से भी वंचित कर दिया। तभी वहाँ पर जमींदार सूरज सिंह अपने आदमियों के साथ हीरालाल के घर में घुस आया और उसने बहुत गुस्से से हीरालाल से कहा, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए हीरालाल। मैं कुछ दिनों में आपकी पाई चुका दूंगा मालिक साहब। हीरालाल पिछले 6 महीनों से मुझे बोल बोल कर ऐसे ही बेवकूफ बना रहा है और मैं हर बार तेरी बात पर विश्वास कर लेता हूँ और आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मुझे आज अभी और इसी वक्त मुझे सारे पैसे चाहिए। हे मालिक, ये तुमसे भी पैसे लेकर आए हैं? मुझसे क्या पूछती हो? अपने निकम्मे पति से पूछो। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जमींदार की बात सुनकर सरला फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, हे मालिक, ये कैसा शौहर दिया है तूने मुझे। मैं इनके कर्जे चुका चुका कर तंग आ चुकी हूँ। कल ही तो मैंने बिरजू नाई को पैसे दिए थे, ये उनसे भी पैसे लेकर आ गए थे। अपनी बीवी को रोते हुए देख हीरालाल उदास हो गया। वो हाथ जोड़ते हुए सूरज सिंह से बोला, मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कुछ दिनों में आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। मैं कैसे यकीन कर लूँ? तू दिन भर कुछ काम तो करता नहीं है, तेरी पत्नी ही तेरा घर का खर्चा चलाती है। कल मैं भी मेरी पत्नी के साथ खेत जाऊंगा काम करने। मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी मेहनत कर सकता हूँ। हीरालाल, मेरा भी एक असूल है, जब भी मैं किसी के घर कर्जा लेने जाता हूँ तो खाली हाथ नहीं लौटता। फसल तो मैं तुझसे बाद में ले लूंगा, पर मैं ब्याज तो अभी इसी वक्त लेकर जाऊंगा। दरअसल जमींदार की नजर हीरालाल के उपजाऊ जमीन पर थी और वो इसी लालच में हीरालाल को वक्त पे वक्त दिए जा रहा था, मगर हीरालाल उसकी चाल को समझ नहीं पाया। सुनो, मैं ब्याज के एवज में तुम्हारे 2 बैलों को लेकर जा रहा हूँ। सूरज सिंह की बात सुनकर सरला फूट फूट कर रोने लगी। सरला को रोता देख सूरज सिंह मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, रो मत सरला बहन, मुझसे किसी का रोना देखा नहीं जाता। मैं तुम्हारे बैल ले जा रहा हूँ, लेकिन उसके बदले ये मुर्गी तुम्हारे लिए देकर जा रहा हूँ। तुम तब तक इस मुर्गी से खेत में हल चला लेना। वो उन लोगों का मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। सरला फूट फूट कर रोने लगी, हे मालिक, तूने हमें औलाद के सुख से वंचित रखा।
आज अगर मेरा कोई बेटा होता तो वो जमींदार की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे बैल ले जा सकता। रो मत सरला, मालिक पे विश्वास रखो, वो हमारी मदद जरूर करेगा। मालिक भी तुम जैसे आलसी लोगों की मदद नहीं करता। लो पकड़ो ये मुर्गी और जाओ खेतों में और खेत जोत कर दिखाओ। इतना कहकर सरला गुस्से में घर से बाहर चली गई और कब हीरालाल लेटकर सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब हीरालाल की आंख खुली तो उसके सामने एक पीले रंग का अंडा पड़ा हुआ था। वो अंडा चमक रहा था। उसने अंडे को उठाकर देखा तो वो अंडा सोने का था। हीरालाल ने तुरंत अपनी बीवी को उठाया। हे मालिक, कल ही इस आदमी के बैल छीने हैं, फिर भी ये अपनी हरकत से बाज नहीं आया। अभी भी सपने देख रहा है ये। हीरालाल ने वो अंडा सरला को पकड़ा दिया। ये तो सोने का ही अंडा है। हाँ सरला, अब हम इस सोने के अंडे को बाजार में बेचकर जमींदार का सारा कर्जा चुका देंगे और देखते ही देखते हम माला माल हो जाएंगे। सरला के हाथ से अंडा गिरकर टूट गया। टूटे अंडे में से सोने की पीली पीली किरणें फूट पड़ी और देखते ही देखते उन किरणों ने एक इंसान का रूप धारण कर लिया, मगर उसका पूरा जिस्म पीले सोने की तरह था। ये देखकर सरला और हीरालाल डर गए। उन्हें डरा देख सोने वाला इंसान बोला, डरो मत, अंडा आपके हाथों से टूटा है तो मैं आपका पुत्र हूँ और आज से आप मेरी माँ। ये सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ गए। लगता है मालिक ने मेरी सुन ली। अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसका नाम रमेश रख। आज से मैं तुझे रमेश कहकर बुलाऊंगी। आज से आप दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करना, आज से मैं हल चलाऊंगा। लेकिन तुम कैसे चलाओगे बेटा? बैल तो जमींदार छीन कर ले गया है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मुझे हल चलाने के लिए बैल की जरूरत नहीं है। मुझ में अकेले में ही 100 बैलों की ताकत है। उस दिन के बाद रमेश हीरालाल के खेतों में हल चलाने लगा और इसी बीच रमेश हीरालाल के लिए सगे बेटे से भी बढ़कर हो गया। कुछ ही महीनों में हीरालाल की फसल तैयार हो गई। अगर फसल जैसे ही कटी तो सारी की सारी फसल सोने की बन गई। ये सब आपका है बाबा, आपकी ख्वाहिश थी कि आप बहुत ज्यादा अमीर बने। समझ लीजिए ऊपर वाले ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। रमेश ने ये बोला ही था कि जमींदार सूरज सिंह अपने कुछ आदमी के साथ वहाँ पर आ पहुँचा और चीख कर बोला, हीरालाल, मुझे मेरी मुर्गी वापस कर। मैं जानता हूँ उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है और उसी सोने के अंडे से ये तेरा बेटा निकला है। जब तेरे घर पे ये चमत्कार चल रहा था तो उस वक्त मेरे घर पे बर्तन मांजने वाली नौकरानी दूर से इस मंजर को देख रही थी, लेकिन उस बेवकूफ औरत ने ये मुझे आज बताया। और हाँ, ये तेरी सोने की फसल भी मेरी है। तुम चाहो तो मेरी सोने की सारी फसल ले जाओ, पर मेरे बेटे को मत लेकर जाओ। मुझे बस मेरा बेटा चाहिए, ये फसल नहीं। तू एक नंबर का बेवकूफ आदमी है हीरालाल। मुझे तेरा ये सोने का इंसान नहीं चाहिए, मुझे वो सोने देने वाली मुर्गी चाहिए और ये फसल चाहिए। तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए और गुस्से से जमींदार की ओर देखकर बोले, ये जादुई मुर्गी मुझे एक देवता ने भेंट की थी। मैं ध्यान में मग्न था और तू उसी का फायदा उठाकर इस मुर्गी को चुरा कर यहाँ ले आया। बेवकूफ, मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ। तू अभी और इसी वक्त पत्थर का बन जा। ऋषि के इतना कहते ही जमींदार और उसके सारे आदमी पत्थर के बन गए और वो मुर्गी उस ऋषि के पास आ गई। ऋषि ने हीरालाल से कहा, क्या तुझे ये सोने की फसल चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ रमेश चाहिए। हीरालाल की बात सुनकर ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू सोना मांगता